नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह और ये डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश को शपथ दिलाई। नीतीश के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा की ओर से डिप्टी सीएम पद के लिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा अशोक चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मौजूदा समय में अशोक चौधरी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मधुबनी के पुरपरा से जदयू विधायक शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। मुंगेर के तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वीआईपी के मुकेश साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 5वीं बार आरा से भाजपा विधायक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। लगातार दूसरी बार भाजपा से विधायक बने रामप्रीत पासवान ने मैथिली में शपथ ली। दरभंगा की जाले सीट से भाजपा के विधायक बने जीवेश मिश्रा को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। मिश्रा ने भी मैथिली में शपथ ली है। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से विधायक बने भाजपा के राम सूरत राय मंत्री बने। इन्होंने सीपीआई-एमएल के आफ्ताब आलम को पराजित किया है। आरजेडी और कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, जबकि तेजस्वी यादव समारोह में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार के 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुशील मोदी ने हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग बिहार को हमेशा मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को भाई बहन के अटूट स्नेह के पर्व भाई दूज की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि भाई दूज के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि भाई दूज को देश में बड़ी श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। पीएम मोदी ने शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। 151 इंच ऊंची अष्टधातु प्रतिमा को राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा और प्रेम से ओतप्रोत था। जीव दया के लिए पक्षी हॉस्पिटल और अनेक गौशालाएं देश में चल रही है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए पीएजीडी ने दूसरे चरण के लिए सीटों के बंटवारे की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत कुल 27 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को 8-8 सीटें दी गई हैं। फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक में सूची को अंतिम रूप दिया गया है। भाजपा ने आगामी जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और हरियाणा के करनाल से सांसद संजय भाटिया को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 21 नवंबर को तमिलनाडु की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान शाह यहां पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा उत्साहवर्धन होगा। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद शाह की ये पहली यात्रा है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते बंद सभी धार्मिक स्थल आज से दोबारा खुल गए हैं। इस दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा लोगों को कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने के निर्णय पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार का निर्णय किसी की जीत या हार नहीं है। पूजा स्थलों को खोलने का श्रेय सरकार नहीं लेना चाहती है। ये निर्णय किसी भी हिंदू संगठन के दबाव में नहीं लिया गया है। कोरोना महामारी के बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने बड़ी सफलता हासिल की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन की अब तक 4.5 करोड़ डोज तैयार कर ली है। वहीं बायोटेक ने भी इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत में 4 महीने बाद कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,548 मामले सामने आए हैं, जबकि 435 लोग जिंदगी की जंग हार गए। भारत में कोरोना की संख्या 88,45,000 के पार हो गई, जबकि 1,30,070 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 13,20,000 से ज्यादा हो गई है। अच्छी खबर यह कि संक्रमण की चपेट में आए 3 करोड़ 79 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल की बैठक हुई। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री ने 750 कोविड आईसीयू बेड उपलब्ध कराने का वादा किया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में राहुल अपनी बहन के साथ हिमाचल में पिकनिक मना रहे थे। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के लिए राहुल समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 70 रैलियां नहीं की।
शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन में विलंब के कारण दोनों दलों को फायदा नहीं मिल पाया। इसके लिए कांग्रेस के साथ आरजेडी भी जिम्मेदार है। निराशाजनक प्रदर्शन के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार के साथ यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की हार पर कपिल सिब्बल ने राहुल सोनिया पर हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी की हार सामान्य घटना है। कांग्रेस लीडरशिप समस्या का समाधान जानती है लेकिन करना नहीं चाहती है। चिराग पासवान ने दावा किया कि एक सीट जीतने के बाद भी मेरी पार्टी बिहार में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की सियासत में पार्टी की अहम मौजूदगी रहेगी। चिराग ने कहा कि वोट प्रतिशत उनके पक्ष में है। पार्टी ने भाजपा के खिलाफ भी सक्रियता दिखाई होती तो उसे भी नुकसान होता। चीन समेत आसियान के सदस्य देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। ऐसी उम्मीद है कि इस समझौते से कोरोना महामारी के उबरने में मदद मिलेगी। भारत ने महाराष्ट्र की लोनार झील और आगरा के सुर सरोवर को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह जानकारी बहुत खुशी है कि भारत ने 2 और रामसर साइटें जोड़ी हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बेमन से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। जो बाइडेन की जीत को माना लेकिन चुनावों में धांधली के आरोपों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि डोमिनियल वोटिंग सिस्टम के नतीजों को कई कंपनियों ने भी मानने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इमरती देवी पर दिए गए बयान की वजह से हार हुई है तो वे खुद कैसे चुनाव हार गईं। उन्होंने कहा कि इमरती देवी अब जलेबी बन गई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा और रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष जगत में एक नया मुकाम हासिल किया है। नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर टेस्ला द्वारा तैयार किए गए फाल्कन 9 अंतरिक्ष यान के जरिए 4 यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। अस्पताल में भर्ती कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की हालत गंभीर बताई जा रही है। पटेल को मेट्रो अस्पताल में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अहमद पटेल अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के दहशतगर्दों के आरोपों पर भारत ने जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान की कोई चालबाजी काम नहीं आने वाली है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की हकीकत जानती है। हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से किसान और बागबानों के चेहरे खिल गए हैं। मनाली में सर्दियों के पहले हिमपात के साथ गुजरा के सीताराम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं अटल टनल रोहतांग में 1 फुट ताजा हिमपात हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संक्रमित सांसद के संपर्क में आने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इस फील्ड के सांसद ली एंडरसन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 35 मिनट तक कुछ सांसदों के साथ बैठक की थी जिसमें एंडरसन भी शामिल थे। उड़ीसा सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि अगले साल मार्च तक एक स्टार्टअप हब की स्थापना की जाएगी। इसमें 5 स्टार्टअप और 4 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को मंजूरी दी गई है। सिद्धिविनायक मंदिर में आज से प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे। सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है जिसके जरिए श्रद्धालु दर्शन के लिए समय बुक कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को पूजा के लिए QR कोड से अलग अलग समय दिया जाएगा। भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए प्रारंभिक बोलियां आज से बंद हो जाएंगी। ब्रिटेन की BP, फ्रांस की टोटल और सऊदी की अरामको जैसी बड़ी कंपनियों के बोली लगाने की संभावना नहीं है। ऐसे में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोली लगा सकती है। हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण बताया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सेवा की भावना उनकी पहचान थी। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। किसान संगठन फिर दिल्ली का रुख करेंगे। वहां 30 किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 21 नवंबर को केंद्रीय मंत्रियों के साथ फिर वार्ता करेगा। वार्ता में क्या मुद्दे होंगे, इस पर किसान 18 नवंबर को फैसला करेंगे। केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर सख्त नियमों के साथ आज से खुल गए हैं। इसके साथ ही 62 दिनों के वार्षिक उत्सव सत्र की शुरुआत हो गई है। हाल में चुने गए मेल शांति यानी मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में पूजा अर्चना की। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने दीपावली पर आतिशबाजी न करने के लिए लोगों का आभार जताया। जीवन रक्षा का फर्ज निभाते हुए लोगों ने समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हर नागरिक की हिस्सेदारी जरूरी है, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। तेलंगाना में धरनी पोर्टल के जरिए गैर कृषि भूमि का पंजीकरण 23 नवंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पोर्टल के जरिए 1 करोड़ 46 लाख एकड़ भूमि के रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेंगे। लोग किसी भी वक्त इन रिकॉर्ड को देख सकते हैं। इसमें रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी।
कर्नाटक सरकार ने मास्की सिंचाई परियोजना और मराठा विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी है। सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि सिंचाई योजनाओं से करोड़ों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। वहीं मराठा प्राधिकरण राज्य में रह रहे मराठा आबादी का विकास करेगा। 20 नवंबर को राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार और अन्य स्मारकों को नीली रोशनी से सजाया जाएगा। यूनिसेफ ने कहा है कि विश्व बाल दिवस पर बच्चों को संदेश देने के लिए ये आयोजन किया जाएगा। बाल अधिकारों के साथ एकजुटता दर्शाने और बच्चों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव के तहत ये अभियान चलाया गया है। दिल्ली के बच्चों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार और उपयोग की सीख दी जाएगी। ये अभियान 23 नवंबर से चलाया जाएगा। ये अभियान दिल्ली सरकार, छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों में चलाया जाएगा। 7 लाख से अधिक विद्यार्थी ये गुर सीखेंगे। उन्होंने बताया है कि साइबर खतरों से कैसे निपटना है। केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र में सुधार लाने की योजना बनाई है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी से 2 से 3 माह में शुरू होगी। सरकार इस पर जोर देगी कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। यूपी का पहला सुपर क्रिटिकल मेगा बिजली संयंत्र दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। ये एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। इससे 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इससे प्रयागराज समेत आसपास के जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने मकान मालिकों को संपत्ति कर में राहत दी है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए संपत्ति कर में 50% की माफी दी गई है। इसमें हैदराबाद समेत प्रदेश के सभी शहरों को शामिल किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया। हरियाणा के हिसार में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। रेवाड़ी से भी बारिश की सूचना है। पंजाब में लुधियाना, फिरोजपुर और अमृतसर में बारिश हुई। महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पाटीदार का नाम प्रेशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में आया है। इस मामले की विवेचना प्रयागराज अपराध शाखा के एसपी आशुतोष मिश्रा कर रहे हैं। उन्हीं की अर्जी पर लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने ये आदेश पारित किया है। उपचुनाव में शानदार जीत के बाद मध्य प्रदेश भाजपा उत्साहित है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। 1059 मंडलों में ये प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इसमें पार्टी की विचारधारा, कार्य संस्कृति, इतिहास जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची भारतीय टीम ने अपने अभ्यास का आगाज कर दिया है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद खिलाड़ियों को मैदान पर जाने की इजाजत मिल गई है। अभ्यास सत्र में टी नटराजन गेंदबाजी करते नजर आए, जबकि अश्विन ने भी प्रैक्टिस की शुरुआत की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।